वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मैं आपको टीच कर रहा हूं जो आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे एमसीक्यूज अपलोड किए हुए हैं और उनको डिस्कस कर रहा हूं। मैंने एक पार्ट इसका आपको प्रोवाइड कर दिया है और आज मैं इसका सेकंड पार्ट आपको टीच करूंगा। ये एमसीक्यूज वैसे तो किसी भी कोर्स के लिए एप्लीकेबल हैं और यूजफुल है, लेकिन स्पेशली ये सीएमए फाइनल के लिए हैं। तो जो स्टूडेंट्स भी दिसंबर में एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ये एमसीक्यू बहुत अच्छे तरीके से करने चाहिए। और एक्चुअली में ये जो एमसीक्यूज थे ये 4 साल पहले अपलोड किए गए थे, प्रीवियस ईयर 16-17 के अकॉर्डिंग, असेसमेंट ईयर 17-18 के अकॉर्डिंग। तो जो अमेंडमेंट्स नहीं है वो तो मैं एज इट इज करवा दूंगा और जहां पे अमेंडमेंट हो चुका है वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए जो आपका करंट असेसमेंट ईयर है और प्रीवियस ईयर है उसके लिए सही आंसर क्या होगा। तो आप अपनी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके डाल देना एमसीक्यूज, आपके लिए इसका लिंक मिल जाएगा। और दूसरा तरीका जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपके लिए बताया था कि मेरी वेबसाइट का लिंक, मैंने अपनी वेबसाइट पे एक पीडीएफ सेक्शन है, वहां पे एक एमसीक्यू सेक्शन है, वहां पे इसको अपलोड किया हुआ है फाइल के लिए। मेरी वेबसाइट का एड्रेस www.directxlectures.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसके थ्रू भी इस पूरे पीडीएफ को जो एमसीक्यू का है डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम के साथ। तो पेपर नंबर 16 है डायरेक्ट टैक्स लॉज इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। मैंने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आपके लिए करवा दिए थे अच्छे तरीके से। 1-2 जगह अमेंडमेंट्स था, वो मैंने आपको बता दिया था क्या अमेंडमेंट है, और मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था वो अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग जो आपके प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग करवाया था। तो आज शुरू करते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस। ए कैपिटल एसेट बीइंग शेयर इन ए प्राइवेट कंपनी हेल्ड फॉर मोर देन फिल इन द ब्लैंक है मंथ शैल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एक बात मैं अच्छे तरीके से बता दूं, आपको ज्यादा फायदा तब होगा जब आप इसको अगर वीडियो को देख रहे हो तो पहले पॉज कर दो। अब आप खुद सोचो कि जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, 6 मंथ्स में कौन सा सही आंसर है। फिर देखो मैंने कौन सा आंसर बताया। तो क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं तो आप खुद को भी टेस्ट करते रहोगे कि एग्जैक्टली हम कहां स्टैंड करते हैं, हमारी कितनी तैयारी है और हम किस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने के लिए जाएंगे। कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सेक्शन, देखो मैं बार बार कहता हूं अभी आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो प्योरली सेक्शन बेस्ड होंगे। हर वीडियो में मैं अवेयरनेस आप लोगों को दे रहा हूं कि फाइनल का मतलब होता है कि आप सेक्शंस को मेंशन करते हो। केसेस जब आप लिखते हो तो दोनों पार्टीज को आप मेंशन करते हो, ये भी बताते हो ट्रिब्यूनल का केस है, कमिश्नर अपील्स का केस है, या हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको उसके अंदर सेक्शंस लिखना पड़ेगा, तभी टीचर इंप्रेस होगा, तभी वो आपको मार्क्स देगा। तो होल्डिंग पीरियड का जो सेक्शन होता है वो होता है 242A। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट भी कह सकते हो और होल्डिंग पीरियड भी कह सकते हो। और इसमें बताया गया है कि जनरली तो हम 36 मंथ्स के बेस पर डिसाइड करते हैं। अगर होल्डिंग पीरियड 36 मंथ्स को एक्सीड नहीं करता है हम कहते हैं इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन और अगर 36 मंथ्स को एक्सीड करेगा तो बोल देंगे लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को डिसाइड कर दिया गया है एक्ट में, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को डिफाइन करने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में लिख दिया गया है द एसेट विच इज नॉट ए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। या आप ऐसे भी कह सकते हो होल्डिंग पीरियड 36 मंथ्स को एक्सीड नहीं करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, इट मींस अगर 36 मंथ्स को एक्सीड करेगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनको 12 मंथ्स पे आपके लिए देखा जाता था, जैसे लिस्टेड शेयर्स हो गए किसी कंपनी के, हम उसको 12 मंथ्स के बेस पे देखते थे। अगर यूटीआई की यूनिट्स है तो 12 मंथ्स के बेस पे देखते हैं। अगर इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स है म्यूचुअल फंड्स के तो उस पर भी हम 12 मंथ्स लगाते थे। जीरो कूपन पर भी हम 12 मंथ्स लगाते थे। बट रिसेंटली 2-3 सालों के अंदर एक कैटेगरी और बनाई गई 24 मंथ्स वाली, और 2 चीजें डाल दी गई। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है लैंड और बिल्डिंग तो 24 मंथ्स तक अगर होल्डिंग पीरियड है तो हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इफ इट इज मोर देन 24 मंथ्स हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। इसी तरीके से अगर नॉन लिस्टेड शेयर्स हैं, किसी कंपनी के शेयर्स हैं और वो लिस्टेड नहीं है, उसके लिए भी 24 मंथ्स कर दिया गया है। 24 मंथ्स तक का होल्डिंग पीरियड होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इफ इट इज मोर देन 24 मंथ्स इट इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो यहां पूछा गया है कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स इन ए प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब हो गया नॉन लिस्टेड शेयर्स। और नॉन लिस्टेड शेयर्स अगर 24 मंथ से ज्यादा हम होल्ड करते हैं तो वो बन जाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो सही आंसर हो गया बी। अगर आप बी पे टिक करके आते हो तो आपको टीचर पूरे मार्क्स देगा। When wife Lakshmi, being legal heir of Uday Kumar, received rupees 10 lakh from National Pension System Trust referred in section 80CC, the amount of receipt chargeable to tax is।
अगर डेथ के बाद वाइफ को मिलता है, डेथ के बाद अगर आपके लीगल हेयर को मिलता है, नॉमिनी को मिलता है एनपीएस से पैसा, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। और ये लिखा हुआ है 80CC सब सेक्शन 3 के अंदर। हालांकि इस क्वेश्चन में साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कि उदय कुमार की डेथ के बाद मिल रहा है, लेकिन इंटरप्रिटेशन यही है कि लीगल हियर को मिल रहा है, जो वारिस होगा लीगली, इसका मतलब ही हो गया कि उदय कुमार की डेथ के बाद मिल रहा है। और अगर डेथ के बाद मिलता है तो 80CC सब सेक्शन 3 के प्रोवाइजो में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आंसर हो गया सी। अगर सी आप टिक करके आते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द फुल मार्क्स। In case of non-government employee, the monetary limit for exemption in respect of leave salary at the time of retirement is Section 10AA लीव सैलरी के एग्जम्पशन का सेक्शन है, आपने डेफिनेटली किया होगा। इसमें जो फिक्स लिमिट दे रखी है, जो मैक्सिमम भी बोली जाती है, वो 3 लाख रुपए की होती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये तो इंटर का क्वेश्चन है, ये तो आपको अच्छे तरीके से अभी आता ही होगा। पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज, देखो जो पेनल्टी होती है वो इसमें जो दे रखी है वो सही नहीं दे रखी है। जिस ईयर में क्वेश्चन डिजाइन किया गया था उसके 271FA, अगर जो स्टेटमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का होता है उसको आप फर्निश नहीं करते हो तो पेनल्टी उसकी पहले 100 रुपीज हुआ करती थी, लेकिन अब इसको 500 रुपए कर दिया गया है। तो आज की डेट में ये क्वेश्चन डिजाइन किया जाएगा तो 100 का ऑप्शन नहीं होगा, 500 का होगा। और अगर 100 का भी और 500 रुपए पर डे का ऑप्शन भी है तो डेफिनेटली आप जो टिक करोगे वो 500 रुपए पे टिक करोगे कि अमेंड करके अब इसको बढ़ा के 500 रुपए कर दिया गया है। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो सेक्शन लिखना जरूरी होगा 271FA। Every person being a company has to file its return of income only if it has positive income or if it wants to carry forward the loss। वो कहते हैं पॉजिटिव इनकम है तो ITR फाइल करनी पड़ेगी, और लॉस के केस में फाइल करना जरूरी नहीं है। लॉस के केस में वो तभी फाइल करेगी जब लॉस को कैरी करना चाहता है, लेकिन कंपनी और फर्म के केस में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में साफ साफ लिखा हुआ है कंपनी और फर्म तो हमेशा ITR को फाइल करेंगी इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम और द लॉस। इनके अलावा जो और असेसी होते हैं उनको लॉस के केस में फाइल नहीं करनी पड़ती है। सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग वो लॉस में तभी फाइल करते हैं जब वो लॉस को कैरी करना चाहते हैं। बट इन केस ऑफ कंपनी और फर्म दे आर ऑलवेज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न विद इन द टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1). तो कंपनी के केस में ये ऑप्शन नहीं होता है कि आप लॉस के केस में तभी फाइल करो जब आप कैरी करना चाहते हो। आपको हमेशा फाइल करनी पड़ेगी वेदर यू विश टू कैरी द लॉस और यू डू नॉट विश टू कैरी द लॉस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए बी को हम टिक करेंगे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम द पार्टी इफ द टोटल इनकम ऑफ द पार्टी विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139(4)(b। कुछ स्पेसिफिक असेसी के लिए फाइलिंग ऑफ रिटर्न के स्पेसिफिक सेक्शंस बनाए गए हैं, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए 139(4)(a) है, उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के लिए 139(4)(b) है। और इसमें लिखा हुआ है कि अगर सेक्शन 13A का डिडक्शन देने से पहले 13A एक स्पेसिफिक एग्जम्पशन होती है, ये एग्जम्पशन केवल और केवल पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती है। तो 13A का एग्जम्पशन देने से पहले अगर पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, देन एवरी political party is required to file the return within time specified under section 139(1). तो यहां पे जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। 13A का एग्जम्पशन देने से पहले आपकी इनकम कितनी है ये देखा जाएगा ITR फाइल करने की रिक्वायरमेंट के लिए। 26 के बाद 27, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ कंपनी हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर 3CB अंडर सेक्शन 92E। अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन आपने किया हुआ है या मेरी कोई भी वीडियो आपने यूट्यूब पे देखी हुई है जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न या असेसमेंट प्रोसीजर से रिलेटेड है तो आप डेफिनेटली इसका आंसर दे दोगे। ITR फाइल करने की 3 डेट्स होती हैं, 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर एंड 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। 30 सितंबर तब होती है कंपनी के लिए, तो हमेशा 30 सितंबर है। कंपनी के अलावा अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ तो 30 सितंबर होती है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड तो 31 जुलाई होती है। लेकिन अगर कोई असेसी
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में एंटर करता है और रिपोर्ट फाइल करने के लिए लायबल है, जो कि 92E सेक्शन में फाइल की जाती है। तो जो ITF फाइल करने की लास्ट डेट होती है वो हो जाती है 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो यहां पे हम देखते हैं बी इज द करेक्ट आंसर, नवंबर 30 ऑफ द असेसमेंट ईयर। One of the following can be carried forward even return of income is filed after due date. ITR आपने ड्यू डेट के बाद फाइल करी, सेक्शन 80 से गवर्न होता है ये वाला क्वेश्चन। सेक्शन 80 में लिखा हुआ है कि अगर 72 का लॉस है, 73 का लॉस है, 73A का लॉस है, 74 का लॉस है या 74A का लॉस है, अगर ये 4 लॉस आपको कैरी करने हैं तो ITR मस्ट बी फाइल्ड विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139। मतलब 139(80) को हमेशा 139(4) के साथ 3 के संग पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि 3 जो होता है वो रिटर्न ऑफ लॉस का होता है और सेक्शन 80 ये बताता है कि लॉस को कैरी करने के लिए किस टाइम तक ITR फाइल करना जरूरी होता है। तो सेक्शन 80 और 139(3) को अगर मिला के पढ़ोगे तो कंक्लूजन ये निकलेगा 72 का लॉस, मतलब अगर बिजनेस के लॉस को कैरी करना है, 73 का लॉस मतलब स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को कैरी करना है, 73A का लॉस मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉस को कैरी करना है, 74A का लॉस मतलब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को कैरी करना है, 74A का लॉस मतलब लॉसेस फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, इनको कैरी करना है। तो अगर इन 4 लॉस को कैरी करना है तो ITR मस्ट बी फाइल्ड विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1). लेकिन सेक्शन 80 71B पे एप्लीकेबल नहीं होता है और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे एप्लीकेबल नहीं होता है। 71B पे इसलिए एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि 71B मेंशन है ही नहीं इसके अंदर, और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इसलिए एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन 32(2) है, जो कि सेट ऑफ का सेक्शन ही नहीं है, ये PGBP चैप्टर का सेक्शन है। क्योंकि PGBP चैप्टर का सेक्शन है इसलिए सेक्शन 80 इस पे एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता है। तो 2 लॉस ऐसे होते हैं कि अगर ITR को आपने आफ्टर ड्यू डेट भी फाइल किया है तब भी लॉस को आप कैरी कर सकते हो। यहां हम देखते हैं यहां पे हाउस प्रॉपर्टी नहीं दे रखा है, यहां पे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दे रखा है। अगर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की जगह हाउस प्रॉपर्टी दे रखा होता तो भी हाउस प्रॉपर्टी सही आंसर होता। 2 लॉसेस ऐसे होते हैं हाउस प्रॉपर्टी का और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अगर ITR आपने ड्यू डेट के बाद भी फाइल करी है उनको कैरी कर सकते हो। लेकिन बिजनेस लॉस फिर चाहे वो स्पेकुलेशन हो, नॉन स्पेकुलेशन हो, स्पेसिफाइड का हो, शॉर्ट टर्म फिर चाहे वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल हो, या फिर लॉस फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, इनको अगर कैरी करना चाहते हो तो रिटर्न ऑफ लॉस मस्ट बी फाइल्ड विद इन टाइम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1). इसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट, रिटर्न फाइल अंडर फॉलोइंग सेक्शंस कैन बी रिवाइज अंडर सेक्शन 139(5). 139(5) में कौन कौन से रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है? देखो यहां पे जो ओरिजिनल होती है उसको भी रिवाइज किया जा सकता है, जो आपने बिलेटेड फाइल करी है 139(4) के अंदर उसको भी रिवाइज किया जा सकता है। आपने एक बार रिवाइज कर दिया उसको फर्दर रिवाइज किया जा सकता है। तो 3 ITR को आप रिवाइज कर सकते हो, एक तो ओरिजिनल जो आपने फाइल करी थी, एक जो आपने बिलेटेड फाइल करी थी उसको भी रिवाइज कर सकते हो। पुराने जमाने में बिलेटेड रिवाइज नहीं होती थी, लेकिन 4-5 साल पहले अमेंडमेंट किया गया था, नाउ बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज। रिवाइज आपने एक बार कर दी उसको फर्दर रिवाइज कर सकते हो। तो हम देखते हैं 139(1) को रिवाइज कर सकते हैं, 139(4) को भी कर सकते हैं, सी में लिखा है 139(5) इसको भी कर सकते हैं। तो सही आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। हम तीनों सेक्शंस जितने भी हमने ITR ऊपर सेक्शंस में फाइल करी इन तीनों को फर्दर रिवाइज कर सकते हैं। इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। असेसमेंट अंडर फॉलोइंग सेक्शन इज टर्म्ड स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट किसे कहा जाता है? मैं बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता हूं कि ये चैप्टर सेक्शन के हिसाब से पढ़ना चाहिए। और देखो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। स्क्रूटनी असेसमेंट का सेक्शन कौन सा होता है? बच्चों को पता, अगर फाइनल में हो और ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको सीरियसली स्टडीज में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है 143 सबसेक्शन 3। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसका जो नोटिस जाता है वो 143(2) में जाता है और 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट ऑर्डर आता है। तो अगर हम असेसमेंट की बात करेंगे तो हम नोटिस का सेक्शन नहीं बोलेंगे, असेसमेंट ऑर्डर का सेक्शन बोलेंगे 143 सबसेक्शन 3। Which of the following can be
करेक्टेड वाइल प्रोसेसिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 143(1). जब रिटर्न की प्रोसेसिंग की जाती है 143(1) में तो कुछ चीजों को रेक्टिफाई किया जाता है, जैसे अर्थमेटिकल एरर को किया जाता है, और भी 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन गलतियों को सुधारा जाता है। तो पूछ रहे हैं कि 131 में कौन कौन सी चीजों को करेक्ट किया जाता है, पढ़ते हैं। अर्थमेटिकल एरर डेफिनेटली इसको हम करेक्ट करते हैं। एनी एरर नहीं, ये गलत है, सारी एरर नहीं जो 143(1) में मेंशन है केवल उन्हीं को हम करेक्ट करते हैं। एनी मिस्टेक ये भी गलत है, एनी क्लेम बाय एसएससी ये भी गलत है, जहां एनी लिखा होगा वो नहीं है। हाँ, एनी अर्थमेटिकल एरर हो सकती है, लेकिन कोई भी एरर, अगर कोई भी मिस्टेक, ऐसा नहीं सभी को आप कर दो रेक्टिफाई, नहीं, ये तीनों गलत आंसर हैं। केवल अर्थमेटिकल एरर, अर्थमेटिकल एरर के अलावा 3-4 और भी हैं स्पेसिफिकली, लेकिन अर्थमेटिकल एरर भी वन ऑफ देम है। तो क्योंकि यहां पे अर्थमेटिकल एरर लिखा हुआ है इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) कैन बी सेंड विद इन ए पीरियड ऑफ। जो इंटीमेशन होता है, प्रोसेसिंग होता है, उसका जो आपका इंटीमेशन होता है वो असेसमेंट ईयर के जिस ईयर में आईटीआर को फाइल किया जाता है उसके एंड से 1 साल के अंदर इंटीमेशन भेजा जाता है। तो इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) कैन बी सेंड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल। तो जिस ईयर में आईटीआर को फाइल किया गया है उसके एंड से 1 साल के अंदर इंटीमेशन भेजना जरूरी होता है। तो इसीलिए 1A इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ए पे टिक करके आते हो एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर देगा। नोटिस अंडर सेक्शन 143(2), अभी मैंने बताया स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस होता है, और ये जो नोटिस होता है जिस ईयर में आईटीआर फाइल की गई थी उसके एंड से 6 महीने के अंदर भेजना जरूरी होता है। तो नोटिस अंडर सेक्शन 143(2), नोटिस ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट शुड बी सर्व्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आएगा यहाँ पे, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। जिस ईयर में फाइल की गई है उसके एंड से 6 महीने के अंदर हम आंसर देखते हैं 6 मंथ्स। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और ए पे आप टिक करते हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। The objective of carrying out assessment under section 147 is to bring under the tax net। 147 इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का होता है। अगर किसी अर्लियर ईयर में इनकम असेस होने से एस्केप कर जाती है तो बाद में असेसिंग ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव होता है तो वो उस ईयर के लिए इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर सकता है। 4 साल भी होता है, 6 साल भी होता है, और अगर फॉरेन में कोई एसेट लोकेटेड है तो 16 साल भी होता है। तो 147 का मतलब होता है जो इनकम असेस होने से एस्केप कर गई थी, बच गई थी, उसको इनकम टैक्स के ब्रैकेट में लेके आना, जाल में लेके आना, नेट में लेके आना। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैरिंग आउट असेसमेंट अंडर सेक्शन 147 इज टू ब्रिंग अंडर द टैक्स नेट एनी मनी, बुलियन, ज्वेलरी, वैल्यूएबल आर्टिकल्स विच आर अनडिस्क्लोज्ड। ये गलत है। एनी इनकम विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी और डी को पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एज पर सेक्शन 115JB, 115JB आपको पता होना चाहिए, मैट का सेक्शन है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। एवरी टैक्स पेयर बीइंग ए कंपनी इज लायबल टू पे मैट इफ द इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ईयर इज लेस देन MAT shall not apply to any income accruing or arising to a company from। साफ साफ लिखा हुआ है 115JB के अंदर सबसेक्शन 5A के अंदर कि जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस होगा उस पर मैट के प्रोविजन से एप्लीकेबल नहीं होंगे। जहां भी आप पढ़े हो आपके टीचर ने डेफिनेटली आपको टीच किया होगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 37 Book profit for the purpose of section 115JB means net profit as shown in the statement of the profit and loss prepared in accordance with the स्पेस दे रखा है ऑफ द कंपनीज एक्ट एज इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय सर्टेन आइटम्स प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रिगार्ड। तो जो कंपनीज एक्ट के कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करोगे इसके अंदर एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। आंसर है शेड्यूल 3। ये तो आपको कंपनीज एक्ट में भी पढ़ाया गया होगा। और हम जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कंपनीज के प्रोवाइड करते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के जो शेड्यूल 3 होता है उसके अकॉर्डिंग पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। फिर जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है मैट निकालने के लिए, बुक प्रॉफिट निकालने के लिए उसके अंदर एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। ये मैट, क्योंकि मैट के बिना तो आप फाइनल का पेपर देने नहीं जा रहे होगे। 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन मैट का आता है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर AMT इज लाइबिड एट द रेट ऑफ 18.5%। मैट का रेट भी सेम होता है और AMT के केस में भी दोनों में 18.5% है। बस वहां 18.5% ऑफ बुक प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए जो आपके AMT लगता है उसमें 18.5% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम देखा जाता है। टोटल इनकम के अंदर 3 एडजस्टमेंट्स करते हैं, इसके बाद एडजस्टेड टोटल इनकम निकल के आती है उसका 18.5%। तो अगर जो टैक्स है वो 18.5% से कम होता है तो AMT पे करना पड़ता है।
एवरी नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर इसको देखना जरूरी है, टू हुम द प्रोविजंस ऑफ AMT अप्लाई, जहां AMT अप्लाई हो रहे हैं, इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिपोर्ट फ्रॉम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फॉर्म नंबर। तो यहां पे जो आपका सही हो जाएगा वो 29C होता है फॉर्म, ऑन बिफोर द ड्यू डेट। देखते हैं, यस डी इज द करेक्ट आंसर 29C। तो 29C फॉर्म होता है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, जो भी बुक्स आपके टीचर ने आपको दी उसमें लिखा होगा। एवरी कंपनी टू हुम द प्रोविजंस ऑफ मैट अप्लाई इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिपोर्ट फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फॉर्म नंबर। जो आपके लिए होता है 29B फॉर्म होता है, 29B फॉर्म में CA से रिपोर्ट लेके फाइल करनी पड़ती है, तो C इज द करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्म तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। AMT के लिए जो फॉर्म होता है 29C होता है, AMT का सेक्शन होता है 115JC, और मैट के लिए जो फॉर्म होता है 29B होता है, और मैट का जो सेक्शन होता है वो होता है 115JB। ये आपको पता होगा क्योंकि इतना तो आपने किया है, दिसंबर में आपके एग्जाम आने वाले हैं। तो ये 40 सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट पे MCQ के नाम से एक बुक या PDF अपलोड है, उसके मैंने आपको टीच की। टोटल 155 क्वेश्चन है, मैं एक एक क्वेश्चन आपके लिए करवाऊंगा। जहां जहां अमेंडेड होगा वहां नया आंसर बताऊंगा, जहां अमेंडमेंट नहीं होगा वो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसी में जो सही ऑप्शन है वो मैं आपके लिए बताऊंगा। मेरी वेबसाइट विजिट करना है इस PDF को डाउनलोड करने के लिए, directtextlectures.com। और मेरा जो ईमेल आईडी है, अगर आप किसी तरीके का कम्युनिकेशन करना चाहते हो, imsb003@gmail.com। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, अगर आपने ये वीडियो देखी, समझ में आई, तो आपको इसको लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये तो कोई बात ही नहीं है, तो आपको पता ही है, क्योंकि समझ में ही तभी आता है जब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद देखा जाता है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।